हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, तो कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू द पीसीबी पॉइंट। आज हम करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एनसीईआरटी रैपिड रिवीजन। तो इस रैपिड रिवीजन सीरीज में हम क्या करते हैं, एनसीईआरटी हाइलाइट्स देखते हैं, जो छुपा छुपा के एनसीईआरटी आपको एक शब्द छुपाती है ना, उन्हें ढूंढ निकालते हैं, प्लस जिनसे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, और जो सबको करना होता है दैट इज पीवाईक्यू। और हाँ, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। और जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एनसीईआरटी पढ़ना कैसे है, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाला है और उन लोगों को ये वीडियो मिस नहीं करना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो अब देखो, इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। अ पेयर ऑफ किडनी मतलब 2 किडनी, 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स मतलब 2 यूरेटर्स, 1 यूरिनरी ब्लैडर और 1 यूरेथ्रा। तो ये देखो, ये हमारी है अ पेयर ऑफ किडनी, ये है अ पेयर ऑफ यूरेटर, ये हमारा यूरेथ्रा एंड ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये हो गया। अब किडनी दिखती कैसी है भाई? देखो, किडनी जो होती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बीन शेप्ड होती है। ठीक है, बीन शेप्ड, राजमा जैसा आपका होता है। सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री क्लोज टू द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब इस सेंटेंस में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। लास्ट थोरेसिक मतलब थोरेसिक वर्टिब्री कितनी होती है? 12, तो T12 और थर्ड लंबर मतलब L3 के बीच में सिचुएटेड होती है। ठीक है, और देखो, अगर थोरेसिक वर्टिब्री की बात कर रहे हैं तो 12th थोरेसिक वर्टिब्री, लेकिन अगर टोटल वर्टिब्री की बात कर रहे हैं तो ये 19th वर्टिब्री से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि 7 सर्वाइकल एंड 12 थोरेसिक दोनों मिला के 19th वर्टिब्री पे शुरू होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद थर्ड लंबर, तो यहाँ पे T12 L3 आप याद रखेंगे। उसके बाद है डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। देखो, सबसे पहले तो पीछे की साइड होती है। ठीक है, डॉर्सल मतलब वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सल मतलब पीछे, तो डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये डॉर्सल वर्ड याद रखेंगे। अब देखो, इनका मेजरमेंट होता है 10 से 12 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होगी, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ होगी और थिकनेस होगी एवरेज 2 to 3 सेंटीमीटर, और एवरेज वेट होगा इनका 120 to 170 ग्राम। तो ये डाटा आपको याद करना है। ठीक है, अब देखो, ये इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं। टुवर्ड द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस ऑफ द किडनी इज अ नोच कॉल्ड हाइलम थ्रू विच यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व एंटर। अब देखो, ये आउटर सरफेस है और ये इनर है, तो यहाँ पे इनर एक कॉन्केविटी बन रही है। ठीक है, तो ये कॉन्केव सरफेस जो है इसे हम कहते हैं हाइलम। और यहाँ से क्या क्या एंटर कर रहा है? यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व, 3 चीजें, यूरेटर, ब्लड वेसल एंड नर्व एंटर कर रही है। अब देखो, हाइलम हो गया। अब हाइलम के अंदर चलते, तो इनर टू द हाइलम देयर इज अ ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस। तो यहाँ ये जो चीज आपको दिख रही है ये हमारी पेल्विस, तो ये होगी रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसिस। और उसमें जो आपको प्रोजेक्शन दिख रहे हैं ना, ये है हमारे कैलिसिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइलम, पेल्विस, कैलिसिस। अब देखो, द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल, इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स। देखो, आउटर लेयर तो टफ होती है, देखो ये कैप्सूल आपको दिख रहा है, और अब अंदर की तरफ जाएंगे तो 2 जोन होती है। ठीक है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेड्यूला। तो अब देखो, मेड्यूला की बात करें तो द मेड्यूला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस जिन्हें हम मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं, प्रोजेक्टिव इनटू द कैलिसिस। देखो, ये रहे हमारे मेड्यूलरी पिरामिड्स, कॉनिकल मासेस, और ये कहाँ प्रोजेक्ट हो रहे हैं? इधर कैलिसिस में। ठीक है, तो यहां तक हो गया। उसके बाद द कॉर्टेक्स एक्सटेंड इन बिटवीन दी मेड्यूलरी पिरामिड एज रीनल कॉलम्स कॉल्ड कॉलम्स ऑफ बर्टीनी। देखो, ये हमारा कॉर्टेक्स है और ये अंदर का हमारा मेड्यूला है, पर मेड्यूला कैसे दिख रहा है आपको? कॉनिकल मासेस में। तो 2 मेड्यूला के बीच में यहाँ पे आपका कॉर्टेक्स एक्सटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ कॉलम्स बन रहे हैं, ये। तो इन कॉलम्स को हम कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ईच किडनी हैज नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड नेफ्रॉन। तो एक किडनी में अराउंड 1 मिलियन आपके नेफ्रॉन्स होते हैं। तो टोटल हमारी बॉडी में कितने नेफ्रॉन्स हो जाएंगे? टोटल हमारी बॉडी में 2 मिलियन, टोटल 2 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है। विच आर द फंक्शनल यूनिट्स, तो ये फंक्शनल यूनिट है। अब देखो, ईच नेफ्रॉन हैज 2 पार्ट, हर नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं। एक तो ट्यूब्यूल्स होती है और एक होता है ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस एंड रीनल ट्यूब्यूल्स। तो अब देखो, ग्लोमेरुलस की बात करें तो ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस इज अ टफ्ट ऑफ कैपिलरी, टफ्ट मतलब गुच्छा हो गया, तो आपको ये वर्ड याद रखना है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म बाय द एफरेंट आर्टीरियोल। तो एफरेंट आर्टीरियोल किसकी ब्रांच है? द अफाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी की एक ब्रांच आएगी जो होगा हमारा एफरेंट आर्टीरियोल, जहां से ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एन इफरेंट आर्टीरियोल। तो जो एफरेंट रहेगी वो ब्लड लेके आएगी, जो इफरेंट रहेगी वो लेके जाएगी। अगर इन दोनों वर्ड में
कंफ्यूजन होता है तो देखो ई से होता है हमारा एग्जिट, ई से एग्जिट है मतलब लेके जाएगी, और ए से आ जा मतलब ब्लड को लेके आ जा, तो एफरेंट आर्टीरियल ब्लड लेके आएगी, ई से एग्जिट मतलब लेके जाएगी। कोई एक चीज याद रखो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। द रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद अ डबल, अब देखो ये तो हो गया ग्लोमेरुलस, तो देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ मैल्फिजियन बॉडी जो होती है, सॉरी मैल्फिजियन बॉडी नहीं बोल रही हूँ, जो नेफ्रॉन होता है वो दो चीज से बनता है, ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स। तो ग्लोमेरुलस हमने पढ़ लिया, उसके बाद आते हैं ट्यूब्यूल्स। तो ट्यूब्यूल्स में हमारा क्या क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, एंड हमारा होता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बोमेन्स कैप्सूल। तो द रीनल ट्यूब्यूल बिगिन विद अ डबल वॉल्ड। अब देखो ये डबल वॉल्ड होता है, दिख रहा है, एक वॉल ये हो गई और एक वॉल ये हो गई, ऐसे कटोरा बनाता है, तो ये हो गया डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल विच इंक्लोज द ग्लोमेरुलस, ठीक है, जो कि ग्लोमेरुलस को इंक्लोज करे। तो देखो ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हो गया ग्लोमेरुलस, और ये डबल वॉल्ड कप लाइक ट्यूब्यूल हो गया बोमेन्स कैप्सूल। अब इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज मतलब हमारा ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन्स कैप्सूल, दोनों को मिला के हम बोलते हैं मैल्फिजियन बॉडी। ठीक है, क्या बोलते हैं, मैल्फिजियन बॉडी। ग्लोमेरुलस अलोंग विद द बोमेन्स कैप्सूल इज कॉल्ड द मैल्फिजियन बॉडी या फिर रीनल कर्पस्कल्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो द ट्यूब्यूल कंटिन्यूज फर्दर टू फॉर्म अ हाईली कोइल्ड नेटवर्क। अब देखो यहाँ पे हाईली कोइल्ड नेटवर्क आपको दिख रहा है, ये ब्लू कलर से जो मैंने किया है, इसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल पी से मतलब पास, डिस्टल मतलब दूर, तो जो बोमेन्स कैप्सूल के पास है वो हो गया प्रॉक्सिमल, और जो दूर है वो हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो अब उसके बाद आता है पीसीटी के बाद a hairpin shaped handless loop is the next part of the tubule which has a descending and ascending limb। अब ये क्या बोल रहा है, ट्यूब्यूल में सबसे पहले पढ़ा बोमेन्स कैप्सूल, उसके बाद पढ़ा पीसीटी, पीसीटी के बाद आपको हेयरपिन शेप एक वो मिलेगा ट्यूब्यूल, जिसमें एक तो होता है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब और एक होता है असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यूज एज एन अनदर हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टेड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये कंटिन्यू किस चीज में हो रहा है, एक और हाईली कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और ये नेफ्रॉन से दूर है, इसलिए नेफ्रॉन नहीं सॉरी मैल्फिजियन बॉडी से या बोमेन्स कैप्सूल से दूर है, इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समझा, ठीक है। अब देखो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बारे में एक और बात बोल रहा है, द डीसीटी ऑफ मेनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो पहले क्या चल रहा था, एक बोमेन्स कैप्सूल है, उसी के कंटिन्यूएशन में आपका चल रहा है क्या, पीसीटी, उसी के कंटिन्यूएशन में चल रहा है आपका लूप ऑफ हेनले, उसी के कंटिन्यूएशन में चल रहा है आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि डीसीटी। पर जो कलेक्टिंग डक्ट है वो सिर्फ एक डीसीटी के कंटिन्यूएशन में नहीं चलेगा, बहुत सारे नेफ्रॉन मतलब बहुत सारी डीसीटी मिलके एक ट्यूब में ओपन होंगी, उसे हम बोलते हैं कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। तो ये आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, तो एक वर्ड को आप हाईलाइट कर लेंगे, मैनी। द डीसीटी ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इनटू अ स्ट्रेट ट्यूब कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट। तो किसी एक नेफ्रॉन का कोई पर्सनल कलेक्टिंग डक्ट नहीं होता है, बहुत सारे एक ही कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं, मैनी ऑफ विच कन्वर्ज एंड ओपन इनटू द रीनल पेल्विस। फिर उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट रीनल पेल्विस में कन्वर्ज होते हैं, और उन्हें क्या बोलते हैं हम, जो हमने सबसे शुरू में पढ़ा था, कैलिसिस। ठीक है, और वो कैलिसिस में रीनल पेल्विस में आते हैं मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू, और फिर कैलिसिस में ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। बट अभी ये मैल्फिजियन कॉर्पस्कल मतलब कि मैल्फिजियन बॉडी के बारे में बता रहा है। The Malpighian corpuscle PCT DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney। देखो अभी क्या था, Malpighian corpuscle मतलब कि ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल, और PCT और DCT दोनों ही, ये तीनों ही आपको मिलेंगे कॉर्टेक्स रीजन में, जबकि जो लूप ऑफ हेनले मिलेगा वो मिलेगा मेडुला में। तो आप सोचोगे बीच में तो लूप ऑफ हेनले आता है, तो ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मैं बता दूं, मान लो ऊपर कॉर्टेक्स है, नीचे मेडुला है, तो ये हो गया बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है, ये हो गया PCT, तो और नीचे मेडुला है, तो उसमें आ गया आपका लूप ऑफ हेनले, फिर ऊपर वापस आ जाएगा डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये चलता है। उसके बाद देख लीजिए, इन मेजोरिटी ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओनली वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। मेजोरिटी यही है, ज्यादातर मतलब लगभग 80% में ये होता है कि लूप ऑफ हेनले वो छोटा होता है, मेडुला में छोटा थोड़ा सा ही डिप करता है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको इतना डिप करके दिखाया, वैसे वो मेडुला में बस थोड़ा सा ही डिप करता है, तो मतलब वो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ज्यादा है, तो ऐसे नेफ्रॉन्स को हम कहते हैं cortical nephrons। और in some of the nephrons the loop of Henle is very long and run deep into the medulla, जैसे कि मैंने फर्स्ट केस में बताया था, लॉन्ग लूप ऑफ हेनले है एंड डीपली मेडुला में जा रहा है, तो उसको हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक है, उसके बाद बात आती है द इफरेंट आर्टीरियोल। द इफरेंट आर्टीरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस फॉर्म अ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल ट्यूब्यूल कॉल्ड द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो अब क्वेश्चन आता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज
कैसे बनती है? तो सबसे पहले तो अफेरेंट आर्टीरियल बनाता है या इफेरेंट आर्टीरियल बनाता है। तो ये वर्ड आप हाईलाइट कर लीजिए कि जो इफेरेंट आर्टीरियल होती है उसकी वजह से बनती है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, ना कि अफेरेंट की वजह से। यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत बहुत ईजी लगता है, पर इस वर्ड पे प्लीज फोकस करिए। The efferent arteriole emerging from the glomerulus form a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. अब माइन्यूट वेसल ऑफ दिस नेटवर्क, अब इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की ही एक वेसल जो रहेगी वो हेनलेस लूप के पैरेलल चलेगी। तो हेनलेस लूप हमारा ऐसा था, उसी के पैरेलल चलेगी ये कैपिलरी, उसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा जो होती है हाईली रिड्यूस होती है इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है। उनमें लूप ऑफ हेनले छोटा होता है तो वो भी रिड्यूस होगी, कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक सीक्वेंस, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड सीटी। क्वेश्चन की बात करें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारे आ चुके हैं, देखो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टेंट कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन के पार्ट्स है, बहुत इजी पीजी एकदम बकवास क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, पर ये मैं मेरे नॉलेज से बता देती हूँ, पीसीटी का पार्ट होता है, अगले पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आपको कोई डाउट है, स्टिल कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और अगर कोई डाउट नहीं है, वीडियो अच्छा लगा है, तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, अच्छे अच्छे कमेंट कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड हाँ, फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू द पीसीबी पॉइंट। थैंक यू।